नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन हमारे YouTube चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जून महीने के वेरी इंपॉर्टेंट 120 प्लस करंट अफेयर्स का यह है पार्ट 2 एवं इसका जो पार्ट 1 है वह पहले आ चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। इसके अलावा इसके सारे क्वेश्चंस हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो से लिए गए हैं एवं हमारे चैनल पर इंग्लिश वोकैब की भी सीरीज चल रही है जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब को आसानी तरीकों से याद कराया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और जो हमारे डेली करंट अफेयर और इंग्लिश वोकैब की जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हम 15 से 30 जून के बीच के कुछ इंपोर्टेंट डेज को कवर कर लेते हैं। 15 जून को था वर्ल्ड विंड डे और वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे। 18 जून को मनाया गया इंटरनेशनल पिकनिक डे एवं 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसकी जो थीम थी वह थी एवरी एक्शन काउंट्स। बात की जाए 21 जून की तो 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और 21 जून को ही था वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसके अलावा बात की जाए 23 जून की तो 23 जून को था इंटरनेशनल ओलंपिक डे और 23 जून को ही था यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। बात की जाए 26 जून की तो 26 जून को था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग। इसकी जो थीम थी वह थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बात की जाए 30 जून की तो 30 जून को था वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह हैं मिर्जापुर सीरीज के फेमस कालीन भैया, मतलब कि पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे एवं बिहार का जो मधुबनी खादी है उसका प्रचार पूरे देश में किया जाएगा। अगर हम बात करें बिहार की तो इसके जो सीएम है वह है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान एवं बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी है कोसी नदी। इसके अलावा बिहार में भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज़ में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसकी पुनः स्थापना 20 सितंबर 2014 को की गई है। वर्तमान में इसके जो चांसलर हैं वह हैं विजय पी भाटकर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो यह है कैथरीन डी सुलीवन। कैथरीन डी सुलीवन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री व जियोलॉजिस्ट भी हैं। यह अमेरिका की हैं एवं यह चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 35,810 फीट का गोता लगाया था। यह स्थिति है मरियाना ट्रेंच की, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह है चैलेंजर द्वीप। इसकी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए आप इन देशों को अगर देखेंगे तो यह है जापान, यह है फिलीपींस, यह है इंडोनेशिया और यह है पपुआ न्यू गिनी। तो इससे आप मरियाना ट्रेंच की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो यह अंतरिक्ष में वॉक करने वाली भी पहली अमेरिकी महिला है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट। उर्सुला वॉन डे लेयन ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और जो एंजेला मर्केल है यह जर्मनी की चांसलर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था लेकिन उसके बाद इन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। इनके पहले जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे वह थे मुकुल रोहतगी। अगर बात की जाए अटॉर्नी जनरल की तो यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है एवं यह सभी कानूनी मामलों में सरकार की मदद करता है। एक तरह से कहा जाए तो यह सरकार का वकील होता है। और अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे वह थे MC शीतल बाड़। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? तो यह है PK मोहंती। जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है इसमें 5 सदस्य होंगे और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे PK मोहंती। अगर बात की जाए समूह के बारे में तो इस समूह का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देश और नियमों का मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें RBI की तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में एवं जो इसके पहले गवर्नर थे, पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वह इसके 25वें गवर्नर हैं एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो इप्सिता दास गुप्ता, इन्हें एप्पल की कंट्री मैनेजर बनाया गया है।
उदय कोटक को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णेंदु मजुमदार, इन्हें बाफ्टा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके निर्देशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है? तो यह निर्देशक थे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। यह 2018 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के पद पर रहे थे। साथ ही ये 35 सालों से सेल से जुड़े हुए थे, उसमें कार्य कर रहे थे। अगर हम बात करें सेल की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसकी जो सीईओ हैं वह है अनिल चौधरी, एवं इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगर हम बात करें ओएनजीसी के बारे में, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वह हैं शशि शंकर। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। बात की जाए एनटीपीसी के बारे में, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में, एवं इसके जो सीईओ हैं वह हैं गुरप्रीत सिंह। बात की जाए CIL के बारे में, तो कोल इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में, एवं वर्तमान में इसके जो CEO हैं वह है अनिल कुमार झा। यह चारों कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, और जो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या है वह है 10, एवं नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या है 16। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में जगह लेंगे जयदीप मजुमदार की, एवं इसके पहले यह मोरक्को में भारत के राजदूत थे। अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है मनीला, एवं जो करेंसी है वह है फिलीपीन पेसो, एवं जो प्रेसिडेंट है वह है रोड्रिगो दुतेर्ते। बात की जाए मनीला की, तो मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार को हाल ही में फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, एवं गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता, इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, एवं सुशील कुमार सिंघल, इन्हें पापुआ न्यू गिनी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे हैं वह इस मंत्रालय को नियंत्रित करते हैं, एवं महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जो जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अलग से एक विभाग है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में भी ऐसे विभाग हैं। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो CM है वह है उद्धव ठाकरे। इसके जो गवर्नर है वह है भगत सिंह कोश्यारी। यह महाराष्ट्र की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। उसमें कुछ नेशनल पार्क भी फेमस है, उनकी अगर बात की जाए तो वह है संजय गांधी नेशनल पार्क और टडोवा नेशनल पार्क। और जो महाराष्ट्र की लोनार झील है, इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था, एवं यह हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसके पानी का रंग बदलकर पिंक हो रहा था, और जो साइंटिस्ट हैं वो इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए लगे हुए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिनरी कप 2020 अपने नाम किया है? तो यह है सैफ अंगद सिंह राणा। इस कप की जो घोषणा हुई है वह न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर एवं चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कोच स्टीफन फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, एवं यह कप न्यूजीलैंड का पहला वर्चुअल सैप कॉम्पिटिशन है जिसको भारत में आयोजित किया गया है। बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन, एवं जो करेंसी है वह है न्यूजीलैंड डॉलर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य कौन शामिल किया गया है? तो यह है इंडिया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या GPAI को USA, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इटली एवं भारत, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे कई देशों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, एवं इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदारी पूर्वक और मानवाधिकारों, नवाचारों और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वह है इस्लामाबाद, एवं जो करेंसी है वह है रुपया। बात की जाए बांग्लादेश की, तो इसकी जो राजधानी है वह है ढाका, करेंसी है टका। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने पूरे कोट्टे, एवं इसकी जो करेंसी है वह है श्रीलंकायन रुपया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं रसिया के पास। एवं इसमें भारत की बात की जाए तो भारत के पास इस रिपोर्ट के अनुसार 150 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास हैं 160 परमाणु हथियार एवं चीन के पास हैं 320 परमाणु हथियार। अगर हम बात करें रसिया के बारे में तो यह रसिया की स्थिति है वर्ल्ड के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। रसिया जो है यह 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, यह एशिया में भी आता है और यह यूरोप में भी आता है। इसके अलावा यह है अफ्रीका, यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, यह है ग्रीनलैंड और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो यह स्थिति है एशिया की, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम बात कर रहे थे रसिया की, तो जो रसिया है वह दोनों महाद्वीपों में आता है। लगभग रसिया का 30% एरिया आता है यूरोप में और 70% एरिया आता है एशिया में। लेकिन जो रसिया की पॉपुलेशन है वह 70% रहती है यूरोप में, क्योंकि जो इस एरिया की जो ज़मीन है यह बंजर है, यहाँ पे बर्फ़ ही जमी हुई है, रहने लायक नहीं है। एवं जो रसिया की 30% लगभग 30% पॉपुलेशन रहती है एशिया वाले रीजन में। अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो वह है व्लादिमीर पुतिन। की जो राजधानी है वह है मॉस्को। अब हम बात करें सिप्री के बारे में तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है स्टॉकहोम्स स्वीडन में एवं इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा। यह 1971 पाकिस्तान भारत युद्ध के नायक थे एवं इन्हें 1972 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो महावीर चक्र है ये युद्ध के समय दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। इसके अलावा जो सम्मान है, जो सबसे बड़ा सम्मान युद्ध के समय दिया जाता है वह है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर आता है वीर चक्र। इसके अलावा अगर हम बात करें शांति के समय दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों के बारे में तो सबसे पहले दिया जाता है अशोक चक्र, जो सबसे बड़ा सम्मान है। उसके बाद है कीर्ति चक्र, उसके बाद है शौर्य चक्र। अगर हम बात करें हमारे भारतीय सेना के चीफ के बारे में तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वर्तमान में वह हैं जनरल बिपिन रावत एवं जो हमारे आर्मी चीफ हैं वह हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने एवं जो हमारे नेवी चीफ हैं वह हैं एडमिरल करमबीर सिंह और जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं वह हैं राकेश कुमार भदौरिया। इसके अलावा 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे के रूप में, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे के रूप में और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे के रूप में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। तो यह राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है, जो मनरेगा द्वारा किए गए रोजगार का लगभग 18% है। मतलब मनरेगा द्वारा जो रोजगार प्रदान किया गया है उसका लगभग 18% है ये, और यह सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए मनरेगा की तो ईयर 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एवं यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं वर्तमान में वह है नरेंद्र सिंह तोमर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है वह है योगी आदित्यनाथ एवं जो गवर्नर है वह है आनंदीबेन पटेल। और हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए कैपिटल की यूपी की तो वह है लखनऊ एवं जो लखनऊ है वह है गोमती नदी के किनारे, तो इसको आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य का ओरिजिन हुआ था और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा सीटों की भी सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा सीटों की भी सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। यह जो अवार्ड है यह वर्ष 2020 में पृथ्वी पर प्रकृति के सम्मान के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा प्रशस्त अवार्ड है। एवं इस अवार्ड के अंतर्गत 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है वर्तमान इसके जो निदेशक हैं वह हैं PB सतीश एवं इसका जो मुख्यालय है वह है हैदराबाद तेलंगाना में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
खेल मंत्रालय ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत किसकी स्थापना करने जा रही है? तो यह है खेलो इंडियन स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये जो सेंटर है यह पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत इनको निर्मित किया जा रहा है। एवं पहले चरण में 8 राज्यों में इन सेंटर्स को खोला जाएगा। एवं जो हमारे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं वह हैं किरण रिजिजू। और हम बात करें हमारे खेलो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ गेम की, तो इनके विजेता रही थी इस बार की पंजाब यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता राज्य रहा महाराष्ट्र 2020 का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रैंड मास्टर शखरियाद मोहम्मदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शाहजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। यह किस देश के हैं? तो यह है अजरबैजान के। शारजहां सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता की मेजबानी की गई थी। और अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है बाकू एवं जो करेंसी है वह है मनात। यह अजरबैजान की स्थिति है वर्ल्ड के मैप पर, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। यह जो दिख रहा है आपको अजरबैजान के पास में, यह है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो वह है रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान व तुर्कमेनिस्तान है। तो उसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक से याद रख सकते हैं जो होती है KRATI। इसमें के से हो गया कजाकिस्तान, आर से हो गया रसिया, आ से हो गया अजरबैजान, टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान और आई से हो गया ईरान। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्क एंड एसोसिएट्स फर्म किस फंड को ऑडिट करेगी? तो यह ऑडिट करेगी PM केयर्स फंड और PMNRF को। अगर हम बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, तो PM केयर फंड का जो फुल फॉर्म है वह है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। एवं जो PMNRF फंड की जो बात है यह है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इन दोनों को ऑडिट करेगा सार्क एसोसिएट फर्म। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो ऐसा 8वीं बार हुआ है जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया हो। यूनाइटेड नेशन की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 15 में से 5 हैं स्थायी सदस्य जो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनको हर 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, हर बार। एवं बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। एवं यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह हैं अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी। तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 43rd प्लेस पर। और जो फर्स्ट प्लेस पर रहा वह रहा सिंगापुर, सेकंड पर रहा डेनमार्क और थर्ड पर रहा स्विट्जरलैंड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा बहरीन। जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है APC ने एशिया युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को बहरीन में होने की मंजूरी दे दी है। एवं इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन के नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से दिसंबर 2021 में किया जाएगा। और इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 8000 एथलीट भाग लेंगे। और जो बहरीन पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वह हैं शेख मोहम्मद बिन खलीफा। बहरीन की जो करेंसी है वह है बहरीन दीनार एवं बहरीन के जो राजा हैं वह हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा एवं इसकी जो कैपिटल है वह है मनामा। इसके अलावा बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो सऊदी अरब हाल ही में G20 समिट हुआ है, वर्चुअल G20 समिट, जिसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। बात की जाए ओमान की, तो ओमान के साथ भारत एक नवल एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है नसीम अल बहर। इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। जो DK जैन हैं यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं एवं इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह वर्तमान में BCCI में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्यरत हैं। और बात की जाए BCCI के बारे में, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं सौरभ गांगुली। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में।
बीसीसीआई में जो सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन हाल ही में बने हैं सुनील जोशी जी। और बात की जाए आईसीसी की, तो हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 100% क्रिकेट कैंपेन लॉन्च की है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था को वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया है, यह क्या है? तो यह है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। इस अवस्था में कोई परमाणु तब आता है जब उसको -27 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, और इस अवस्था में वह एक बहुत बड़ा परमाणु जो है बहुत बड़ा आकार ले लेता है। और इस अवस्था की खोज से हमको ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और यह अवस्था पृथ्वी पर संभव नहीं है, इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में इसका अवलोकन किया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 100 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी 1920 में, इसलिए उनके नाम पर इसकी कहा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जो प्लाज्मा है, इस अवस्था में कोई पदार्थ तब आता है जब उसके गैसेस फॉर्म को हजारों डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। और जो ब्रह्मांड का 99.9% मैटर है वह इसी अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए? तो यह चुने गए तुर्की के राजनयिक वोल्कर बोज़किर। वोल्कर बोज़किर जगह लेंगे वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे की। एवं यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल होता है 1 साल का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके संस्थापक हैं यूनाइटेड नेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सैन्य दल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? तो यह विजय दिवस परेड है 75वीं। इसका आयोजन किया गया 24 जून 2020 को। इसमें भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दलों को भेजा था, एवं भारत को आयोजित किया था रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा। बात की जाए रूस की, तो रूस की जो राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन, एवं जो राजधानी है वह है मॉस्को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 2 भारत की कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम है जेस्ट मनी और स्टेलैब्स। जेस्ट मनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। बात की जाए स्टेलैब्स की, तो यह भारत के डेटा लीक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में, एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोलोंजी, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो यह है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, इसका नाम है आई लैब। इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जो थावरचंद गहलोत हैं, यह हमारे सामाजिक न्याय मंत्री, एवं जो सदानंद गौड़ा हैं यह हमारे रसायन व उर्वरक मंत्री, और जो किरण रिजिजू हैं यह हमारे खेल मंत्री हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 के लिए कौन संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो यह करेगा हमारा भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, एवं यह अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। नियमों के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हर एक देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करता है हर महीने। एवं हाल ही में भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या व मैक्सिको को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, एवं इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। एवं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं टी.एस. त्रिमूर्ति हाल ही में, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है? तो यह है महाराष्ट्र का पुणे। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। इसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में मुंबई ने लॉन्च की एक ऐप जिसका नाम है एयरबेंटी। इसकी सहायता से मुंबई के लोग प्राइवेट व सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। बात की जाए रांची की, तो हाल ही में दिव्यांगों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास व रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन रांची में किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ने किस विषय की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की? तो यह विषय है जलवायु संकट। यह भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट है एवं इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने शीर्षक दिया है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों के बारे में, तो 1901 से 2018 तक भारत का जो औसत तापमान है वह 0.60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और ये इसका जो मुख्य कारण बताया गया है ग्रीन हाउस गैसेस को। एवं बात की जाए अन्य पॉइंट के बारे में, तो 2019 तक जो तापमान है वह 2.7 से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके अलावा मानसून के बारे में यह बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच भारत में वर्षा में 6% तक की कमी आई है। एवं 1976 से 2005 की एक तुलना की जाए तो जो हीट वेव्स हैं वह 2099 में लगभग 4 गुनी अधिक हो जाएंगी। तो यह भी काफ़ी चिंता वाला विषय है, इसलिए जलवायु संकट वर्तमान का काफ़ी चर्चे वाला विषय बना हुआ है। और बात की जाए हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस की, तो वह हैं हर्षवर्धन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MOHUA और सिडबी ने किस योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह योजना है PM स्वनिधि। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष ऋण सुविधा है एवं MOU के अंतर्गत PM स्वनिधि योजना का कार्यवाहन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के मार्गदर्शन पर सिडबी के द्वारा किया जाएगा। और जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वह हैं हरदीप सिंह पुरी। बात की जाए सिडबी की, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लखनऊ में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो यह हमारे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। बात की जाए सत्यभामा के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी व ऑनलाइन निगरानी रखी जा सकेगी। इस पोर्टल को नीति आयोग का एक NGO है दर्पण, उसके साथ एकीकृत किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज जीता गया है? तो यह जीता गया है नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार एक दशक में किए गए ग्लोबल जस्टिस के मुद्दों, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ को संबोधित करने के लिए इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। एवं इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इकोनॉमिक साइंस का, एवं 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में यह 2004 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स व फिलोसफी के प्रोफेसर हैं। और बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यह तीनों 2000 के इकोनॉमिक के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिसमें अभिजीत बनर्जी जो हैं यह भारतीय मूल के हैं, माइकल क्रेमर ईस्टर्न डफलो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व लाइफ टाइम हाईएस्ट हो गया है, वह कितना है? तो वह हो गया है 507.64 बिलियन डॉलर और जो लास्ट ईयर था 501.703 बिलियन डॉलर। अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व की, तो उसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, भुगतान संतुलन को मेंटेन करने के लिए फॉरेन करेंसी व रिजर्व असेट्स को अपने पास रखती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेश मुद्रा भंडार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लास की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। और जो 5th से 8th तक के जो बच्चे रहेंगे उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको एक लिमिट सेट कर दी है कि एक दिन में 2 क्लासेस से ज़्यादा नहीं होंगी और क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो 35 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो जो अपने UP की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश राज्य के भी अतिरिक्त राज्यपाल का पदभार सौंपा गया है। एवं मध्य प्रदेश के जो CM हैं वह हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में कौन सी कंपनी 150 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं वह हैं अनिल अंबानी जी। एवं यह जो विश्व की मूल्यवान कंपनियों की सूची है इसमें पहले स्थान पर रही है सऊदी अरामको। एवं हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.9% शेयर्स खरीद लिए हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विजय खांडूजा जी। यह जिम्बाब्वे में जगह लेंगे आर मस्कुरु की। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की तो यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में स्थित एक कंट्री है, जैसा कि आप इसे मैप में देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है हरारे एवं जो करेंसी है वह है यूएस डॉलर। कुछ वक्त पहले जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा को काफ़ी अधिक मात्रा में छाप लिया था, जिससे हुआ ये था कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो क्रैश हो गई थी। इसलिए फिर उसको अपनी मुद्रा को चेंज करना पड़ा, जो वर्तमान में है यूएस डॉलर। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में सीमा बनाती है जम्बेजी नदी, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट ने किस देश के एम्बेसी के कर्मचारियों की संख्या में 50% तक कमी करने का निर्णय लिया है? तो यह देश है पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं उनका व्यवहार वियना कन्वेंशन और राजनयिक और कॉन्सुलेट अधिकारियों के द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप नहीं है। न्यूज़ में ऐसी भी खबर थी कि यह जासूसी करते हुए भी पाए गए थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में तो हाल ही में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड के। इसके अलावा पाक में जो पहले हिंदू पायलट बने हैं वह हैं राहुल देव। एवं पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन मार्च 2021 में अपने न्यू नोवेल क्लारा एंड द सन का विमोचन करेंगे? तो इसका विमोचन करेंगे काजुओ इशिगुओ। काजुओ इशिगुओ जापान में पैदा हुए थे एवं इसके बाद यह यूके चले गए थे। काजुओ इशिगुओ को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। 1989 में इन्हें इनकी नॉवल द रिमेनिंग ऑफ द डे के लिए मिला था बुकर्स प्राइज। एवं 2017 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिसे मिला है वह है पीटर हैंडके। तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन IFTAS के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो यह बनाए गए टी रविशंकर। अगर हम बात करें IFTAS के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यह RBI के एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। एवं बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में तो डॉक्टर N राजेंद्रन, इन्हें भी हाल ही में IFTAS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए नीरकर प्रधान के बारे में तो इन्हें हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और विजय खांडूजा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है? तो यह राज्य सरकार है राजस्थान की। इस योजना का लक्ष्य है कि कोई भी भूखा ना सोए और इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध व पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की जो CM है वह है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। एवं राजस्थान की जो सांभर लेक है वह भारत की सबसे खारी लेक है, सबसे सैलाइन लेक है। एवं जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का झील। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य काफ़ी फेमस हैं, जो पिछले वर्ष क्वेश्चंस भी आ चुके हैं SSC एग्जाम में, जिनमें से है थोड़ा नृत्य। यह एक खेल नृत्य है। एवं जो छम नृत्य है वह बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो जो सिक्किम है, सिक्किम का जो भारत का 100वां एयरपोर्ट सिक्किम में बनाया गया जिसका नाम है पैक्योंग एयरपोर्ट। बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है एवं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की शीर्ष शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्थान पर है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 10th प्लेस पर। यह कई सालों से 10th प्लेस पर बना हुआ है। अगर बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज की तो स्टॉक कहा जाता है बहुत सारे शेयर्स को एक साथ स्टॉक कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है, यहाँ पे शेयर्स को खरीदा व बेचा जाता है और यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर्स
ट्रेडर्स व इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदने के बाद उनको फिर से बेचते हैं एवं फिर खरीदते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे शेयर्स का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो यह एशिया का सबसे पुराना व भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में एवं इसका जो शेयर ट्रेड है वह है सेंसेक्स। अगर हम बात करें इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसका जो हेडक्वार्टर वह भी मुंबई में ही है और उसकी स्थापना हुई थी 1992 में एवं उसका जो शेयर ट्रेड है वह है निफ्टी। और निफ्टी को भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो सूची थी इसमें टॉप पोजीशन पे रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए भारतीय पेटेंट मिला है? तो यह मिला है इसरो को। यह जो गारमेंट्स हैं यह अंतरिक्ष उपयोग के लिए बनाए गए हैं और यह बनाए गए हैं बायो कंपैटिबल फैब्रिक से। और जो बायो कंपैटिबल मटेरियल होता है वह एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हमारे टिश्यूज़ और हमारी बॉडी काफ़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर हम बात करें इसरो के बारे में तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह है के सिवान। इसके अलावा हाल ही में बेंगलोर में इसरो ने अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर खोला है एवं यह गगनयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर BM कटोच। बात की जाए नासा के बारे में तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में एवं इसका फुल फॉर्म जो है वह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात की जाए भारत के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो यह एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर है एवं यह बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 BC में। और 483 BC में ही बौद्ध की पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में। एवं इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप में एवं इस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो इसकी जो राजधानी है वह है लखनऊ और यह है गोमती नदी के किनारे। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो कोची एयरपोर्ट है यह दुनिया का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है जो 100% सौर ऊर्जा से चलेगा। बात की जाए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यह भारत का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एवं यह भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। बात की जाए पैक्योंग एयरपोर्ट के बारे में तो यह भारत का 100वां एयरपोर्ट है एवं यह है सिक्किम में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो यह होंगी क्लेयर कॉनोर। और जो क्लेयर कॉनोर हैं यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व महिला कप्तान है। इनको नॉमिनेट किया गया है कुमार संगकारा के द्वारा और जो कुमार संगकारा हैं वह MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं एवं इनके कार्यकाल को हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। के अलावा अगर क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद में, जिसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। और जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप आयोजित होना है वह होगा भारत में एवं 2020 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है अक्टूबर-नवंबर में। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो सौरभ गांगुली यह वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं और जो एलिस पेरी हैं यह ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन्हें वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी कॉरपोरेटिव बैंकों को किस बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया है? तो यह बैंक है RBI, भारत की सेंट्रल बैंक। इस निर्णय के अंतर्गत 482 शहरी सहकारी बैंक और 58 मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक्स RBI की सुपरवाइजरी पावर के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम बात करें RBI की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास। अगर बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी
12 जुलाई 1982 को 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। अगर हम बात करें सिडबी के बारे में तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। बात की जाए एसबीआई के बारे में तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, यह एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दोनों को TIFF 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है तो यह है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। अगर बात की जाए TIFF के बारे में तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म है। अभी इसका 45वां एडिशन होना है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जॉकिन फिनिक्स, इन्हें 2019 का ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए इनकी मूवी जोकर के लिए। बात की जाए आयुष्मान खुराना की तो इनकी मूवी अंधाधुंध के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेस्ट एक्टर के लिए। और जो विकी कौशल हैं इन्हें इनकी मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर वुमेन सेल्फ हेल्पर निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगी एवं अभी तक यह 16 जिलों में लागू की जा चुकी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में तो जो 2019 का तानसेन अवार्ड था वह दिया गया था पंडित विद्यासागर व्यास को। एवं मध्य प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ई-कॉप ऐप। ये वुमेन सेफ्टी के लिए लॉन्च की गई है। एवं यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। एवं जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्मभूमि पोर्टल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है तो यह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने व उचित कार्रवाई न करने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। एवं यह बैठक जो है वह वर्चुअली चीन के जियांग ल्यू की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। FATF ने पाक को 2018 में ग्रे सूची में डाला था जो अभी भी उसी सूची में बरकरार है। बात की जाए FATF के बारे में तो इसका जो मुख्यालय है वह है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। अगर हम बात करें अन्य क्वेश्चंस के बारे में तो बहरीन में दिसंबर 2021 में 4th एशियन यूथ पैरालंपिक्स का आयोजन किया जाना है। बात की जाए ईरान की तो हाल ही में ईरान ने अपनी करेंसी को रियाल से तोमान कर दिया है तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया तो यह किया गया अमेरिका के लॉस एंजलिस में। यह जो विश्वविद्यालय है इसका नाम रखा जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। एवं जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान सेंटर बेंगलुरु है उसके जो चांसलर हैं वह इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। और हाल ही में 21 जून को मनाया गया योग दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी जो इस बार की थीम थी वह थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसके अलावा बात की जाए मॉस्को की तो मॉस्को राजधानी है रसिया की। एवं जो बैंकॉक है यह राजधानी है थाईलैंड की जो है कवाई नदी पर। एवं जो लंदन है यह ब्रिटेन की राजधानी है, यह थेम्स नदी के किनारे है एवं लंदन की गंगा कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF ने इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितनी प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है तो यह अनुमान है 4.5% तक गिरने का। इसका कारण बताया है कोरोना वायरस के चलते लगा हुआ लॉकडाउन। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह 6% से ग्रो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य रेटिंग एजेंसीज की तो वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच और मूडीज़ की रेटिंग यहाँ पे दी हुई है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ अगर हम बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में, इनकी बात एक साथ इसलिए की जा रही है क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ की गई थी 1945 में वेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में एवं दोनों में सदस्य देशों की संख्या भी सेम है 189 और जो लेटेस्ट सदस्य है वह है नोरू।
बात की जाए IMF के प्रेसिडेंट की तो यह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा एवं वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मालपास। एवं IMF जारी करता है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और इसमें भारत की जो रैंकिंग रही है 2019 में वह रही है 63rd। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेंगे? तो ये दो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 32 टीमों के साथ आयोजित होने वाला यह पहला एडिशन है एवं यह दो फेडरेशन AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन व OFC ओशियनिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाला भी पहला टूर्नामेंट है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह है कैनबरा, PM है स्कॉट मॉरिसन और जो करेंसी है वह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात की जाए न्यूजीलैंड के बारे में तो यह न्यूजीलैंड की स्थिति है एवं यह स्थिति है ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन एवं जो PM है वह है जैकिंडा अर्डन। और जो न्यूजीलैंड है यह कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है और इसकी जो करेंसी है वह है न्यूजीलैंड डॉलर। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो कतर में 2022 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है। बात की जाए टोक्यो की तो टोक्यो में 2020 में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाना था, कोरोना वायरस के चलते इनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इनका आयोजन होगा 23 जुलाई 2021 को। इसके अलावा बात की जाए इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन रनवे पर AVMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह है बेंगलोर एयरपोर्ट, BIAL बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। यही एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन करता है। अपने रनवे पर इसने दोनों छोरों पर AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला यह पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसके अलावा बात की जाए यह जो तकनीक है यह स्वदेशी तकनीक है और इसको विकसित किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL ने। अगर NAL की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके जो निर्देशक हैं वर्तमान में वह हैं जितेंद्र J जाधव। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो यह है लिवरपूल फुटबॉल क्लब। पिछले 30 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया हो। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यह इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है, रियल मैड्रिड यह स्पेन का फुटबॉल क्लब है और बार्सिलोना यह भी स्पेन का फुटबॉल क्लब है। और इस क्लब के एक फेमस खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जिनको 2019 का बैलोन d'Or गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया गया था और यह इस अवार्ड को 6 बार प्राप्त कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा यूरोपियन गोल्डन शूज अवार्ड के विनर भी रहे लियोनेल मेसी और इस अवार्ड को भी यह 6 बार प्राप्त कर चुके हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ PADC केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC केंद्र का उद्घाटन किया है। बात की जाए पारादीप की तो पारादीप में एक पोर्ट भी है और हमने इस फोटो के अंतर्गत इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स को कवर किया है, जिसको बांटा है 2 पार्ट्स में, वेस्टर्न पोर्ट्स और ईस्टर्न पोर्ट्स। वेस्टर्न पोर्ट्स में जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह वेस्टर्न पोर्ट का एकमात्र आर्टिफिशियल बंदरगाह है। एवं अगर बात करें ईस्टर्न पोर्ट की तो जो विशाखापट्टनम है यह ईस्टर्न पोर्ट्स का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि इस साइड से आते हैं तूफान जिससे ये सारे बंदरगाह तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह डॉल्फिन रॉक्स से घिरा हुआ है, जिससे वह तूफान से बच जाता है और यह भारत का सबसे गहरा पोर्ट भी है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसके अलावा बात की जाए पंडित दीनदयाल पोर्ट की, यह इसको कांडला पोर्ट भी कहा जाता है और इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। बात की जाए मुंबई पोर्ट की तो यह भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। ये जो वास्को डी गामा पोर्ट है इसको मारवंगोआ पोर्ट भी कहा जाता है और जो न्यू मंगलुरु पोर्ट है इसको कहा जाता है कॉफ़ी बंदरगाह और कोच्चि पोर्ट को कहा जाता है मसाला बंदरगाह और तूतीकोरन इस पोर्ट को कहा जाता है पर्ल बंदरगाह। और बात की जाए चेन्नई पोर्ट की तो यह भारत का पहला बंदरगाह है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रधनुष कर दिया गया है? तो यह है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा। यह जो रेलवे स्टेशन है यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समर्पित रहेगा एवं इस रेलवे स्टेशन में ट्रांसजेंडर्स को नौकरी प्रदान की जाएगी, उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा ताकि वे मुख्य धारा में आ सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तो यह भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है एवं इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं? तो यह बन गए हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर लास्ट 50 ईयर के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। एवं बात की जाए अगर विजडन की तो विजडन यह एक रेफरेंस बुक है क्रिकेट की जिसको हर साल यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश किया जाता है। इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। बात की जाए राहुल द्रविड़ जी के बारे में तो इन्हें 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था एवं राहुल द्रविड़ जी की एक बायोग्राफी है जिसका नाम है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इसके अलावा हमने कुछ अन्य क्रिकेटर्स की बायोग्राफी को यहाँ पे कवर किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात की जाए विराट कोहली के बारे में तो विराट कोहली की जो बायोग्राफी है वह है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। सौरभ गांगुली अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, महेंद्र सिंह धोनी द धोनी टफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट और वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, सुनील गावस्कर सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिए गए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश और यह अवार्ड उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों में निगरानी के लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया हो। और हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार केंद्र द्वारा डेवलप्ड ई एप्लीकेशन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में तो इसके जो सीएम है वह है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय एवं जो कैपिटल है वह है शिमला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ फोक डांस काफ़ी फेमस हैं जिनका नाम है थोड़ा व छम नृत्य। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में तो जो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है रावी नदी और रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी भी निकलती है। और जो हिमाचल प्रदेश का बाड़ालाचा दर्रा है वहाँ से निकलती है चिनाब नदी और जो चिनाब है वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है के राममोहन नायडू। ये संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले यंगेस्ट पर्सन है एवं यह अगर बात की जाए इस अवार्ड के बारे में तो इस अवार्ड की पहल की थी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिसके बाद 2010 से इस अवार्ड को दिया जाने लगा। यह व्यक्ति हैं हंसराज अहिरवार जिनको यह अवार्ड सबसे पहले प्रदान किया गया था। एवं जो राजीव सातव जी हैं इन्हें यह अवार्ड 2015 से 2019 तक हर साल प्रदान किया जा रहा है और जो अर्जुन मेघवाल हैं इन्हें 2015 में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। अब यह जो ट्रिक दी हुई है यह इसलिए दी हुई है, जो संसद होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें से जो संसद है उसका आर्टिकल है 79 और रा से है राज्यसभा उसका आर्टिकल है 80 और ला से है लोकसभा जिसका आर्टिकल है 81। सरल, इससे आप इनके आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन इंडियन ओशन हिंद महासागर में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस स्थायी सैन्य बेस स्थापित करेगा? तो इसको स्थापित करेगा ईरान एवं इसके निर्माण करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह सौंपी गई है IRGC को, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को। यह एक ईरान का एक सशस्त्र बल की एक शाखा है जिसकी स्थापना की गई थी 22 अप्रैल 1979 को और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 8 अप्रैल 2019 को IRGC को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित कर दिया था। एवं अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में शीर्ष IRGC कमांडर सेम सोलेमानी को मार डाला था। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, इसको पर्सिया भी कहा जाता है एवं इसकी जो राजधानी है वह है तेहरान। ये ईरान की स्थिति है जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यह है कैस्पियन सी,
यह है रेड सी, हम इसको कहते हैं गल्फ ऑफ ईरान। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है 77वें प्लेस पर। इसमें फर्स्ट प्लेस पर है ब्रिटेन, सेकंड पर है यूएसए और थर्ड पर है वेस्ट इंडीज़। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो जो बांग्लादेश है वह है 85th प्लेस पर, नेपाल है 118 प्लेस पर और जो पाकिस्तान है वह है 99 प्लेस पर। और बात की जाए स्विस नेशनल बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वह है ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हैं थॉमस जॉर्डन। और ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में ही मुख्यालय है फीफा का। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड में हमारे हाल ही में एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं वह है मोनिका मेहता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती पर। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहा जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने दो डाटा के बीच मेजर करने के लिए एक मेजर ऑफ कंपैरिजन बनाई थी, जिसको बोलते हैं महालनोबिस। 1956 से 1961 में यह योजना आयोग के सदस्य थे और उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए एक मॉडल दिया था जिसका नाम था 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसके बाद इस मॉडल को नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप से जाना जाने लगा। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने, और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1968 में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन इंडिया में। और बात की जाए वर्गीस कुरियन की, तो वर्गीस कुरियन है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। और वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, इसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1970 को, यह लॉन्च किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए? तो यह है माइकल मार्टिन की पार्टी है फियाना फिल पार्टी। एवं यह बात की जाए अगर आयरलैंड की, तो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में स्थित एक कंट्री है और यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह आयरलैंड का मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है आयरलैंड। इसमें से यह है नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों को एक साथ कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो इसकी जो कैपिटल है वह है डबलिन एवं जो करेंसी है वह है आयरिश यूरो। आयरलैंड के संविधान से हमने कई प्रोविजंस लिए हैं, जिनमें से हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एवं नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये सारी चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो स्कॉट मॉरिसन यह है ऑस्ट्रेलिया के PM। बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हें हाल ही में दोबारा से इजराइल के PM के रूप में चुना गया है। अबी अहमद यह है इथोपिया के PM एंड इन्हें 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को सम्मानित किया है? तो इसको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए एवं राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल के जो CM है वह है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और केरल का जो शहर है कोच्चि, उसको कहा जाता है पूर्व का वेनिस। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का एकमात्र 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है एवं केरल में है भारत की सबसे लंबी झील, जिसका नाम है वेम्बनाड। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जो वर्ल्ड बैंक है वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट कौन है और IMF के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर बात की जाए WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एवं इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है टेड्रोस अधानोम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला
कौन पहला देश बन गया है? तो यह है इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान से आई हुई टिड्डियां भारत के लगभग हर राज्य में फैल गई हैं और ये फसलों को प्रभावित कर रही हैं, फसलों को ये खा रही हैं, क्योंकि इनके जो झुंड हैं वह काफ़ी बड़े बड़े हैं। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है और मेक इन इंडिया के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DAC व FW कृषि मंत्रालय ने टिड्डी नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेस विकसित किए हैं। और टिड्डी की अगर बात की जाए तो यह फसल को खराब करने वाला एक कीट होता है, जो कि एक प्रवासी कीट होता है और यह आया है कहाँ से? पाकिस्तान से। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।